सिर्फ 20-30 लोगों के ही कैमराज ऑन है। गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग। जय जय श्री राम जी, पंडित जी, राजा शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, जब तक सब ज्वाइन कर लेते हैं, हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले भगवान से प्रे कर लेते हैं यूनिवर्स के साथ में। ठीक है जी, और सब एक साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम प्रे करेंगे, उसमें जो है हम 3 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करेंगे। और उसके बाद मैं आप सबको जो है एक मंत्र के साथ में आप सबसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। सर्वमंगल की कामना के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप सब सीधे बैठ जाइए सुखासन में और अपनी कमर सीधी कर लीजिए। मैं जब आपको बोलूं कि सूर्य मंगलम, तो आपको सूर्य को विजुअलाइज करना है। ठीक है जी, जब मैं बोलूं चंद्र मंगलम, तो आपको चंद्र को विजुअलाइज करना है, चंद्रमा को अपने माइंड की स्क्रीन पे उनको देखना है। ठीक है जी, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं आप वैसे वैसे विजुअलाइज करेंगे। ठीक है जी। 2 to 3 मिनट्स का हमारा ये रहेगा प्रार्थना, और फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए आप सीधे बैठ जाइए और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले हम 3 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करेंगे, और तीसरी बार जब आप अपनी सांस छोड़ेंगे तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, धीरती जी, चलिए डीप ब्रीथिंग कीजिए 3 टाइम्स। ओम श्री गणेशाय नमः। भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। सर्वमङ्गलम् भवतु भवतु भवतु। अभी हम अपनी हायर वाइब्रेशन के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओम योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। योगेश्वराय महादेवाय, त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय, त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय, नीलकंठाय मृत्युंजयाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। अभी अपनी आंखें नहीं खोलनी है। आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। और अपने चेहरे से जाते हुए अपना इष्ट देव का ध्यान करेंगे और सर्व मंगल की कामना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो मुझे दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद, आपने जो मुझे नहीं दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद, आप मुझे जो देने वाले हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो मुझे कभी नहीं देने वाले हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो मुझे दे करके वापस लेने वाले हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कैसा लग रहा है आपको सर्व मंगल की कामना करके? रामनिवास जी, आप एक बार वापस से रिज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आप सबको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, जैसा आप सब जानते हैं आज हम न्यूमरोलॉजी बेसिक फाउंडेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब ने जो आज मुझे ये मौका दिया है कि आप सबको मैं न्यूमरोलॉजी की जो अपनी नॉलेज है इसको शेयर करूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे को अपना 1% भरोसा दें। आप सब मेरे को जो है 1% भरोसा मेरे पे दिखाएं कि जी सर, हम आपको 1% अपना जो भरोसा है देते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हाँ आप हमें जो है न्यूमरोलॉजी सिखा पाएंगे, बेसिक फाउंडेशन कोर्स। 1% भरोसा मैं आपका चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1%। जी, आप मेरे को मैसेज कीजिए ताकि मेरे को पता लगे जी। 1%। नहीं मनीषा जी, 1% चलेगा आज। आज आप 1 ही % भरोसा कीजिए, पहला दिन है, अभी तो आप मेरे को जानते पहचानते नहीं हैं। ठीक है जी। 1% आप मेरे को आज भरोसा दीजिए ताकि हम क्लास शुरू करें। चलिए जिनके कैमरा ऑन है, जितेंद्र शुक्ला जी, अजय शर्मा जी, लता जी, अरुण कुमार जी, शालू जी, भगवान सिंह जी, उपमा जी, भावेश जी, शुभांगी जी, अमृता, अनु जी, अर्चना जी, आनंद सिंह जी, जोधा सिंह जी, उर्मिता पांडे जी, मानसी जी, रामनिवास जी, अमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए, आई थिंक सब 1% भरोसा देने के लिए तैयार हैं। 1% मेरे पे आप विश्वास कीजिए और मैं कोशिश करूंगा ये जो भरोसा है आपका 100% हो जाए, जैसे हम 3 दिन की क्लास हम कंप्लीट करें। ठीक है जी। चलिए, तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सर्व मंगल की कामना के साथ में।
भगवान आप सबका भला करे, आप सबकी जायज जायज मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी बिल्कुल मेहुल जी। तो देखिए, आज हम सब बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है जी, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों हमें सीखना चाहिए, है ना जी, क्यों नहीं सीखना चाहिए, हर तरह के सवालों के जवाब आज हम पाने वाले हैं। आप सब जो है अच्छे से बैठ जाइए। आप सब खाना वाना खा के आए हैं? हाँ जी, सब खा पी के आए हैं आराम से। चलिए, 3 दिन में हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको कभी भी आगे भविष्य में न्यूमरोलॉजी के लिए आपको कोई भी वेबिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और ये बात आप भी बोलेंगे खुद के, अब हमें न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक है उसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये आप नोट कर लीजिए कि आपको बेसिक फाउंडेशन के लिए कभी भी किसी भी वेबिनार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन 3 दिन के बाद में। ठीक है जी, चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी बेसिक फाउंडेशन। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आते हैं, कोई भी चीज जानने के लिए जब आते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में मुख्यतः 3 बातों का पता होना चाहिए। ठीक है जी, कि कोई भी सब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। ठीक है जी, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या, किस बारे में है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि क्यों है ये, वाई इज न्यूमरोलॉजी। ठीक है जी। एंड थर्ड, कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। ठीक है जी, हम इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इन तीनों फंडामेंटल्स जो क्वेश्चन हैं, इनके सवालों के जवाब हमें चाहिए होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, व्हाई इज न्यूमरोलॉजी एंड हाउ इज न्यूमरोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी इज अबाउट ऑल अबाउट इज नंबर। तो नंबर्स का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे हमने नंबर को इवोल्व किया। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे स्वोट एनालिसिस ऑफ नंबर। हम हर एक नंबर का स्वोट एनालिसिस करेंगे कि उस नंबर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और उस नंबर के थ्रेट्स क्या हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे सजेशन फॉर नंबर 1 to 9, किस नंबर को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्या रेमेडीज उनको हम दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जर्नल कैलकुलेशन इन न्यूमरोलॉजी, के न्यूमरोलॉजी में जो कुछ जर्नल कैलकुलेशन की जाती हैं वो किस प्रकार की जाती हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक एंड फिल लोसो एंड वैदिक ग्रिड। आप देखते हैं कि मेनली 2 तरह की ग्रिड आपको न्यूमरोलॉजी में दिखाई देती हैं, लोसो ग्रिड और वैदिक ग्रिड। तो उनको कैसे बनाया जाता है और कैसे फिल किया जाता है वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग एंड रिपीटेशन नंबर, कि हमारे जीवन में जो मिसिंग नंबर है उनका क्या प्रभाव रहता है, और जो रिपीटेशन ऑफ नंबर होते हैं उनका क्या प्रभाव रहता है। ठीक है जी, समझ में आया आपको। ये हम 3 दिन में कवर करने वाले हैं इतना, इसमें हमारा बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो चलिए हम अपने फाउंडेशन की स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, कि न्यूमरोलॉजी है क्या। ठीक है जी। तो न्यूमरोलॉजी जो दूसरी साइंसेज हैं उन साइंसेज की तरह ही एक साइंस है। ठीक है जी। साइंस क्या होता है, साइंस वो होती है जो कारण का पता करती है और प्रिंसिपल का, उसके सिद्धांत का पता करती है, उसको हम साइंस कहते हैं। कि ये क्यों हो रहा है और इसके होने के पीछे क्या नियम काम कर रहा है, क्या सिद्धांत काम कर रहा है, उसको हम साइंस कहते हैं। अब वो जो जर्नल हमारे पास में साइंस होती है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये साइंस के पार्ट हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ये कारण के बारे में पता करती हैं। ठीक है जी। और कारण का पता करने के लिए उस चीज की गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। तो जो भी कैलकुलेट किया जा सकता है उसको हम साइंस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और उसकी गणना करके हम उसके सिद्धांत का पता करते हैं कि इसके पीछे किस तरह का प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो न्यूमरोलॉजी भी और जैसे साइंसेज हैं उन्हीं के अनुसार एक साइंस है, जिसमें हम पता करते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको हम डिकोड करते हैं। साइंस, न्यूमरोलॉजी इज एन ऑर्डिनरी साइंस विच डील्स विद द नंबर्स एंड डिकोड द नंबर। उन नंबर को हम डिकोड करते हैं फॉर अस अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड चैलेंजेस। जिस प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं और हमारे चैलेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स की डिकोडिंग करते हैं। ठीक है जी। ये होती है व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। आपको समझ में आया व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, एक साइंस है जिसमें हम नंबर्स को डिकोड करते हैं। अब कौन से नंबर को हम डिकोड करते हैं, जितने भी आप अपने आसपास में नंबर देख पा रहे हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आती है, आपका नेम है उसमें भी नंबर आते हैं, आपका मोबाइल नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका व्हीकल नंबर है। जितने भी नंबर आप देख पा रहे हैं, जितने भी नंबर आपको आसपास दिखते हैं, जितने भी नंबर्स का आप इस्तेमाल करते हैं, उन सब नंबर को हम डिकोड करते हैं। उसी को न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम नंबर्स का अध्ययन करते हैं, अंकों की खोज करते हैं, अंकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी।
अब आप मेरे को बताइए कि न्यूमरोलॉजी का जो आइडिया है, या न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों इस तरह के आइडियाज क्यों पनपे, किसके दिमाग में क्यों आया कि क्यों हमें न्यूमरोलॉजी की जो है नंबर्स की गणना करनी चाहिए? आप कोई बता पाएगा कि वाई पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि जिससे हमें नंबर्स की गणना के बारे में एक आवश्यकता महसूस हुई और हमने इस पे काम किया? आप में से कोई बता सकता है? मैसेज करके आप मेरे को बता दीजिए कि वाई हाउ न्यूमरोलॉजी आइडिया मर्ज इन पास्ट, कि हमारे भूतकाल में ऐसा क्या हुआ कि जिससे हमने न्यूमरोलॉजी का जो आइडिया है वो पनपा, एस्ट्रोलॉजी का जो आइडिया है वो पनपा। चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं पास्ट में, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं आप कि ये जो बिफोर डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, बिना जब हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं की थी उससे पहले हम कुछ इस तरह से रहते थे जंगल में। ठीक है जी। और जब हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत की तो हम फिर इस तरह से रहने लगे झोपड़ी बना के उसके चारों तरफ। तो होता क्या है कि जब हमें ये नहीं पता था कि एग्रीकल्चर कैसे की जाती है, एक जगह रह करके खेती करके हम अपना पेट कैसे भर सकते हैं, तो उससे पहले हमारे जीवन में मुख्यतः तीन बातें रहती थी, तीन मैटर रहते थे हमारे पास में जिनके चारों तरफ हमारा जो जीवन है वो चलता था। देखिए आप सब है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, पहले हम समझेंगे कि ये सारी चीजें निकल के कहाँ से आई है ना जी। अभी हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे, एकदम से छलांग नहीं लगाएंगे नंबर्स पे। ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया मनीषा जी। तो देखिए जब हमने एग्रीकल्चर की खोज नहीं की थी तो हम आदि मानव के रूप में रहते थे और सारा दिन जो है हम तीन चीजों की तलाश में रहते थे। पहला भोजन की तलाश, दूसरा सुरक्षा की तलाश, और तीसरा हमें रहने के लिए एक सुरक्षित आवास चाहिए होता था। ठीक है जी। तो वही रोटी कपड़े मकान की टेंशन थी हमें। तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, खेती करने का पता किया कि एक जगह रह करके खेती की जा सकती है और एक खेत में हम अनाज उगाकर वहां से अपना पेट भर सकते हैं। तो वो अनाज उगाकर पेट भरने के कारण क्या हुआ कि अब हम एक जगह सेटलमेंट में आ गए। अब तक तो क्या होता था ना, एक जगह से दूसरी जगह, एक पेड़ पे फल खाया वो खत्म हो गया तो दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, ऐसे हम घुमंतु टाइप में रहते थे। लेकिन अब क्या होगा कि एग्रीकल्चर करने का हमें पता लग गया, और एग्रीकल्चर करने का पता लग गया तो हमारे जीवन में सेटलमेंट आ गया। अब हम एक जगह रुक करके रह सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। तो अब अगर हम एक जगह रुक करके रह सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं तो क्या होगा, जब हमारा पेट भर जाता है तो क्या होता है कि हमारा दिमाग चलने लगता है, हम सोचने सोचने लगते हैं, है ना जी। सोचने समझने की शक्ति आती है हमारे पास में। तो वही होता है कि जब भी हमने झोपड़ियों में रहने लग गए एक खेत के चारों तरफ, तो अब हमारे पास में कुछ खाली समय बच गया, क्योंकि हम तो एक एक आदमी 10 लोगों के लिए खाना उपजा सकता है खेत से। ठीक है जी। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनके पास में अब एक लेजर टाइम था। उस लेजर टाइम में वो बैठ के सोच सकते थे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी हम एक जगह बैठ करके सोचते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठते हैं तो हम अपने आपस में बात करते हैं, जो हमारे सवाल रहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, जो भी हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, आगे आने वाले समय में क्या होगा, पीछे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, पानी क्यों पीते हैं, पानी गीला क्यों होता है ना। इस तरह के सवाल हमारे फंडामेंटल रहते हैं जिनके हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो इन लोगों ने भी एक साथ बैठना शुरू किया, क्योंकि अब इनके पास में और कोई काम था नहीं, खाना मिल ही जा रहा है बाहर, अपना खेती में खेत कर रहे खेती में जो है। तो जब ये लोग बात करते हैं और आज भी हम जब बात करते हैं, आज भी हम सब जो बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो अलग अलग मत निकल के आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इन सब बातों में जब ये डिस्कशन करते हैं तो तीन तरह के मेनली लोग निकल के आते हैं, थ्री टाइप की फिलोसफी, फिलोसफी बोलते हैं कि जीने का तरीका। तो तीन तरह के मत निकल के आते हैं। पहला मत होता है आस्तिक, जिसको हम थीस्ट बोलते हैं, दूसरा नास्तिक, और तीसरा चार्वाक। ये तीन तरह के मत निकल के आते हैं, ये तीन तरह की सोच होती है। ये तीनों अपने अपने हिसाब से अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है नास्तिक, ये क्या कहता है कि हमारे जितने भी सवाल हैं, जो भी हम जानना चाह रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब हमें लॉजिक से मिलेंगे। प्रत्यक्ष को ही हम प्रमाण मानेंगे, जो हम देख लेंगे उसी को हम सच मानेंगे, जो हम नहीं देख सकते उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है जी। तो ये रीजनिंग करेंगे, सवाल क्वेश्चनिंग करेंगे, रीजनिंग करेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से, घूमेंगे इधर उधर जाएंगे वहां, मतलब इनको जो दिख जाएगा उसको ये मान लेंगे। तो लिख लीजिए, नास्तिक जो है वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, लॉजिक को मानता है, रीजनिंग करता है, क्वेश्चनिंग करता है एक दूसरे से, तब वो किसी एक मत पर पहुंचता है, सत्य के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक जो कहता है कि जितने भी हमारे सवालों के जवाब हैं वो सब के सब हमें ऊपर से मिलेंगे।
नास्तिक बोलता है कि हमें धरती के ऊपर जाना पड़ेगा, धरती के ऊपर ढूंढना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, रीजनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आस्तिक कह रहा है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं बैठे बैठे अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें जरूरत है तो हमें ऊपर की तरफ, क्योंकि सब चीजें ऊपर से कंट्रोल हो रही हैं। सूरज भी ऊपर से आते हैं, चंद्रमा भी ऊपर से आता है, बारिश भी ऊपर से आती है, हवा भी ऊपर चलती है, सब कुछ बोला ऊपर से कंट्रोल होता है। तो हमें ऊपर की खोज शुरू करनी है। इनको हमने कहा कि ये आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब जो श्रद्धा करना जानता है, जो बिना देखे भी मान लेता है। अब देखते हैं ना, हमें भगवान ने तो किसी को देखा नहीं है, लेकिन हम सब भगवान में भरोसा करते हैं, भगवान में मानते हैं। तो इन्होंने माना कि हमारे ऊपर कोई है, हमें कोई बनाने वाला है, और उसमें हमें भरोसा करना पड़ेगा, तभी हम उसको जान सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। ठीक है जी, ये आस्तिक हो गया। और ये है चार्वाक। अब इन्होंने बोला कि देखिए, आप जो है ना, ये बेफालतू की बातों में मत पड़िए, है ना जी। भगवान हमें जन्म मिला है, जीने के लिए मिला है, खाइए पिए मौज कीजिए, नहीं मिले तो खोज कीजिए, और फिर भी ना मिले तो किसी से उधार लेके जो है खा पी लीजिए। मरने के बाद तो कोई पूछने वाला है नहीं कि आपने जो है मेरे को उधार नहीं चुकाया। तो इन्होंने इस तरह का मत रखा। अब इन तीनों मत में से जो आस्तिक जो है, ये श्रद्धा करना जानता है, इसने ऊपर की खोज शुरू की। ठीक है जी। और ऊपर की खोज करने के साथ साथ इसने पाया कि हमें बनाने वाला कहीं ना कहीं ऊपर है, तो हमें ऊपर का अध्ययन करना है, ऊपर की खोज करनी है। तो इन्होंने नंबर्स के बारे में, गणना करने के लिए इनको कुछ चाहिए था। तो गणना किससे की जा सकती है? गणना तो अंकों के माध्यम से होगी, हमें कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए जिसके माध्यम से हम गणना कर पाए। तो इन्होंने अपने आसपास ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपनी प्रकृति को इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और उस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने धीरे धीरे हर एक नंबर को पाया कि ये नंबर हमारे प्रकृति में है। तो अब आपको समझ में आया कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं सब? बोरिंग तो नहीं हो रहा है क्लास? हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? आपको ये समझ में आया कैसे ये आइडिया एमर्ज हुआ है? ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है जी। ओके, चलिए, बोर नहीं होना है। चलिए, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को आई थिंक समझ में आ रहा है। आगे हम चले, जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा। ये मारुति एसके जी जो है ना, गाड़ी चला रहे हैं, अभी बाइक चला रहे हैं, ऐसा मत कीजिए सर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ऐसा मत कीजिए आप। चलिए जी, आई थिंक आप सबको समझ में आया कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, और कैसे न्यूमरोलॉजी का आइडिया एमर्ज हुआ, है ना, कैसे निकल के आया, क्यों हमें इस तरह से सोचना पड़ा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमने जब अपने आसपास देखना शुरू किया, तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है? हमें सबसे पहले क्या दिखता है? हमें सबसे पहले दिखता है सूर्य, चंद्रमा, पानी, हवा, है ना जी, जो सब गोल गोल चलते हैं। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि हमारा जो जीवन है, उसका जो अस्तित्व है, वो शून्य से है। तो हमने शून्य को ऑब्जर्व किया। ठीक है जी, हमने अपनी नेचर में देखा कि शून्य जो है हर तरफ है। हमें जो हमारा पृथ्वी का स्तेज दिखाई देता है दूर से, जब हम देखते हैं कि आपको जो, वो भी गोल गोल दिखाई देता है, तो हमें अपना अस्तित्व का पता लगा कि हमारा जो अस्तित्व है वो गोल गोल है। ठीक है जी। इसके बाद, इसके बाद हमने देखा कि जो सूर्य है, सूर्य जो है वो एक ही है। ठीक है जी, सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमारा जीवन चलता है। सरिता जी, आप एक बार वापस से रिज्वाइन कर लीजिए, आप सबको आवाज आ रही है, आपको सिर्फ नहीं आ रही है, तो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। जिनको भी आवाज नहीं आती है, एक बार वापस से रिज्वाइन कर लीजिए मीटिंग, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। अच्छा, बाइक की पिछली सीट पे बैठे हैं, चलिए फिर तो ठीक है जी। ड्राइविंग मत कीजिए क्लास के साथ साथ में। तो हमने देखा कि जो वन नंबर है, वो वन नंबर से हम किसको डिनोट कर सकते हैं? तो वन नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं सूर्य को। ठीक है जी, क्योंकि सूर्य एक ही है, हमारे सबसे नजदीक का तारा, जो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में, एक पर्टिकुलर टाइम में, लिमिटेड अमाउंट में हमें एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से ही हमारा सबका जीवन जो है वो चलता है। ठीक है जी। और वन नंबर को हमने फिर डिनोट किया फादर से, क्योंकि पिता भी एक ही होता है, जन्म देने वाला भी एक ही होता है। और सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बीच में, सेंटर में स्थित है। ठीक है जी, जो सबको कंट्रोल करता है। तो हमने इसको किससे डिनोट किया? राजा से। तो वन नंबर की पर्सनैलिटी जो होगी वो होगी राजा की।
ठीक है जी। ये हमारी आत्मा को डिनोट करता है, हमारी विल पावर को डिनोट करता है। ठीक है जी। तो हमने 1 नंबर देखा अपने नेचर में कि 1 नंबर जो है वो सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक ही सोर्स है हमारे पास में एनर्जी का। ठीक है जी। तो लिख लीजिए, सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर को, हमारी सोल को, आत्मा को। और राजा इनकी पर्सनैलिटी है। ठीक है जी। और ये हमारे शरीर में फायर एलिमेंट को कंटेन करता है। और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं उन सबको कंट्रोल करता है सूर्य, आप नोटिंग कर लीजिए साथ साथ में। और हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियों का ढांचा है, जितनी भी हड्डियां हैं, उन सबको भी कंट्रोल करता है, वो सब भी सूर्य से ही निर्मित हैं। और इसके अलावा हमारी धरती के ऊपर फूड एंड फाइनेंस, इनको भी सूर्य ही कंट्रोल करता है। और सूर्य को हमने 1 नंबर क्यों दिया, उसका कारण यही है कि दिस इज द ओनली वन सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी। यही एकमात्र स्रोत है एनर्जी का, जिससे हमें धूप मिलती है। और उस धूप के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे पनपते हैं, भोजन बनता है। ठीक है जी। समझ में आया आपको 1 नंबर हमने कहां से ऑब्जर्वेशन किया है, 1 नंबर को कैसे इवोल्व हुआ है 1 नंबर। हमने खुद नहीं बनाए हैं ये नंबर, ये हमारी नेचर में है। उन नेचर में से इन नंबर को हमने ऑब्जर्व किया है, हमने महसूस किया है कि ये नंबर यहाँ पे छिपे हुए हैं। तो उन नंबर को हमने अपनी नेचर से ही निकाला है। ठीक है जी। बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आपको मैं एक हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको हमारे, एक सेकंड। मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वहां से रिकॉर्डिंग मिल जाए, जैसे अपलोड होगी आपको वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा, जो कैमरा ऑन किए हुए हैं उनको उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो कैमरा ऑफ है ना उनको रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो क्लास में आया ही नहीं है। क्लास में जो नहीं आया उसको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। हाँ जी। क्लास में जो नहीं आया है, आकर के भी जो नहीं आया है, उसको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। तो सब आपने अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी बिल्कुल निशा जी, आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं आप। क्लास में जो आएगा उसी को तो रिकॉर्डिंग मिलेगा। जो क्लास में नहीं आएगा उसको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। चलिए आगे चलें सर 2 नंबर पे। तो 2 नंबर, हमें 2 नंबर कहाँ से ऑब्जर्व किया, आप सब मेरे को बता सकते हैं, कहाँ दिखता है आपको 2 नंबर, किसे दे सकते हैं हम 2 नंबर। मून को। ओके। चलिए, तो 2 नंबर हमने दिया मून को। मून को हमने 2 नंबर क्यों दिया, क्योंकि मून जो है वो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास में। दूसरा दूसरा जो कोई है वो हमें एनर्जी देने वाला, वो कौन है, वो मून है। मून से ही हमें एनर्जी मिलती है। दिन में सूर्य हमें एनर्जी देते हैं, रात को मून हमें एनर्जी देते हैं, चंद्रमा जो हमें शीतलता प्रदान करता है। दिन में जो है फादर, फादर थोड़े से क्रूर भी होते हैं ना, थोड़े से हमें उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे साथ में जाति कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ओडरबाजी ज्यादा करते हैं वो। लेकिन जो रात को चंद्रमा आता है तो वो हमें शीतलता प्रदान करता है। तो चंद्रमा जो है वो हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है। माता सबका ख्याल रखती है ना, हमारी माता जी सबका ख्याल रखती हैं। और जो मून है वो हमारे मूड को भी डिसाइड करता है कि हमारा मूड कैसा रहेगा। हमारा मूड प्रसन्नचित रहेगा, दुखी रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सब भी मूड जो है चंद्रमा डिसाइड करता है। ठीक है जी। तो लिख लीजिए, मून रिप्रेजेंट अवर मदर, माइंड और क्वीन इनकी पर्सनैलिटी है। जैसे 1 नंबर की पर्सनैलिटी राजा है, किंग है, तो 2 नंबर की पर्सनैलिटी है क्वीन।
और ये हमारे शरीर में और हमारे यूनिवर्स में जितना भी वाटर है उस सबको कंटेन करता है मून, चंद्रमा उसको सबको हैंडल करता है। कहाँ पे पानी जाएगा, कहाँ पे पानी नहीं जाएगा, कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, वो सारा का सारा जो काम है वो मून करता है, चंद्रमा करता है। और हमारे शरीर में भी, जैसे हमारा शरीर भी जो है वो 65 to 70% पानी से मिलकर ही बना हुआ है। तो हमारे शरीर को भी कहीं ना कहीं चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड सेट को, और हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है, सेंसरी एक्सपीरियंस जो रहते हैं, हम जो फील करते हैं, वो सब चंद्रमा कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और ये सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए हमें इनको 2 नंबर से डिनोट किया, 2 नंबर से इनको हमने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। 2 नंबर समझ में आया आपको? आप एक बार लिख लीजिए, साथ साथ नोटिंग करते हुए चलेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। आप जब क्लास से जाएंगे तो आपके पास सिर्फ ये नोट्स बचेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं बचेगा। तो आप जो है इनको भी लिख लीजिए साथ साथ में। चलिए, 2 नंबर तक क्लियर है सबको? लिख लिया आप सबने? 2 नंबर रिप्रेजेंट्स अवर मदर माइंड एंड पर्सनैलिटी, क्वीन है, कंट्रोल अवर वाटर एलिमेंट। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर पे चलें, तो 3 नंबर। आप मेरे को बताइए कैसे हमने ऑब्जर्व किया होगा 3 नंबर को हमारी नेचर में, क्या दिखता है आपको 3 नंबर? कहाँ से ऑब्जर्वेशन किया हमने 3 नंबर को? 3 नंबर में आपको क्या दिखता है? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया साक्षी जी, गुरु रिप्रेजेंट करते हैं 3 नंबर को। क्योंकि माँ बाप के बाद में गुरु ही जो होता है हमें मार्गदर्शन देता है, गुरु की जरूरत रहती है हमें। बिगेस्ट प्लेनेट, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, हम जो इन प्लैनेट्स को नाम दे रहे हैं और इनको जो हम नंबर वाइज देते जा रहे हैं, इनको नंबर वाइज हम क्यों देते जा रहे हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी हमें मिल रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसकी मिलती है? सूर्य की, जो हमारे सबसे नजदीक का तारा है लेकिन है सबसे दूर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें सूर्य की मिलती है। उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसकी मिलती है? चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक की सेलेस्टाइल बॉडी है ना जी। और 3rd नंबर पे हमें किसकी वाइब्रेशन ज्यादा मिलेगी, किसकी एनर्जी ज्यादा मिलेगी? जो प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। तो सूर्य के बाद कौन बड़ा है? सूर्य के बाद बड़ा है जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो हम उसको 3 नंबर पे रखते हैं। इसके अलावा भी आपको 3 नंबर बहुत जगह पे दिखेगा। जैसे कि आप देखेंगे हमारे जीवन में 3 मेन प्रोसेस हैं, 3 मेन प्रोसेस चलती हैं हमारे जीवन में, कि हमारा किसी भी चीज का जो है क्रिएशन होता है, क्रिएट होता है, जन्म होता है हमारा, और फिर हम उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, हमने जन्म लिया है और अब हम इसका रख रखाव कर रहे हैं, और फिर कुछ दिन के बाद हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये 3 मेन प्रोसेस चलती हैं हमारी लाइफ में। तो यहां से हमने 3 नंबर को ऑब्जर्व किया, फर्स्ट थिंग। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे 3 मेन एनर्जी रहती हैं हमारे पास में। ब्रह्मा जी जो क्रिएशन का काम करते हैं, विष्णु जी जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, और महेश जी शिव जी जो जो है डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ठीक है जी। ये 3 मेन पर्सनैलिटी भी हैं। जैसे जो क्रिएशन का काम करते हैं ब्रह्मा जी, वो कौन है? वो हमारे यहाँ के, जैसे कि आज हमारे ब्रह्मा जी के रूप में कौन है हमारे पास में? नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो ब्रह्मा जी के रूप में है। विष्णु जी जो हमारे आज के बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं हमारे, जैसे आपके अनिल अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी, अंबानी फैमिली है। महेश जी जो विनाशक है और जो उसको पूरी सोसाइटी को चलाता है, हमारे फार्मर। तो जो फार्मर का रूप है वो महेश जी हैं, शिव जी हैं। जो बिजनेसमैन का रूप है वो विष्णु है। और जो राजनेता का रूप है, जो इस संसार को चला रहा है, हमारी इस व्यवस्था को चला रहा है, जिसने क्रिएट किया है, जिसके नाम पे व्यवस्था चलती है, वो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी। इसके अलावा भी आप देखेंगे 3 नंबर, हमारे शरीर के अंदर 3 मुख्य गुण होते हैं। जो 3 मुख्य गुणों का बैलेंस जो होता है, संतुलन होता है, उससे हमारा जीवन चलता है। पहला होता है रजस, सत्व और तमस। ये तीनों गुण होते हैं। इन तीनों गुणों का जो संतुलन है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखेंगे 3 नंबर जो है, 3 हमारे पास में मेन पावर होती हैं, ब्रह्म शक्ति, वैष्णव शक्ति और गौरी शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं जो हमें संचालित करती हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे तो तीन मुख्य हमारे कर्म होते हैं, हम तीन तरह से कर्म करते हैं, कि जो हमारे संचित कर्म है, जो हमने एकुमुलेट किया है, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो डेस्टिन्ड है, और जो हमारे आगामी कर्म है, जो आगे आने वाले समय में हम करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखेंगे 3 नंबर, तो तीन, जब हम पैदा होते हैं तो हम तीन मुख्य ऋण लेकर के पैदा होते हैं। कोई भी मनुष्य जब इस योनि में आता है तो वो तीन मुख्य ऋण लेकर के आता है। पहला ऋण होता है ईश्वर का ऋण, जिनका ऋण हम उनकी आराधना कर चुकाते हैं, ईश्वर का ऋण हम उनकी आराधना कर चुकाते हैं। दूसरा ऋण होता है हमारे गुरुजनों का ऋण, जिनका ऋण हम उनके द्वारा जो परंपराएं चलाई गई हैं, उन्होंने जो अध्ययन किया है, जो पढ़ाई की है, उसको हम पढ़ के, उनको अध्ययन करके उनका ऋण चुकाते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त कर हम उनका ऋण चुकाते हैं। तीसरा ऋण होता है हमारे पूर्वजों का ऋण, हमारे माँ बाप का ऋण, हमारे माता पिता का ऋण, जिनका ऋण हम अच्छा ग्रस्त जीवन जी करके, शादी करके, अच्छी संतान पैदा कर, उन संतानों को अच्छा संस्कार दे करके हम अपने पूर्वजों का ऋण, अपने माँ बाप का ऋण चुकाते हैं। तो यहां से हमने जो है 3 नंबर को ऑब्जर्व किया। ठीक है जी। तो 3 नंबर जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को। इनकी पर्सनैलिटी होती है गुरु की, शिक्षक की, आचार्य की। और ये हमारे शरीर में हवा को, जितना भी हम सांस ले पा रहे हैं, वो जुपिटर के कारण ही ले पा रहे हैं। ये हमारे शरीर में ईथर को और हमारी कल्पना शक्ति को, इमेजिनेशन पावर को कंट्रोल करता है, कि हम जो सोच पाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो हम पिक्चर्स देख पाते हैं, वो बृहस्पति के कारण ही देख पाते हैं। तो 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को। ठीक है जी। लिख लीजिए 3 नंबर रिप्रेजेंट्स अवर गुरु एंड कंट्रोल ईथर एंड कम्युनिकेशन। जो हम बोल पा रहे हैं वो भी हम गुरु के कारण ही बोल पा रहे हैं। गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं, जिसके बाद हम समाज में जाकर के बोल पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं। और हमारी इमेजिनेशन पावर, हमारी जो कल्पना शक्ति है, उसको भी गुरु कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा ये हमारे शरीर में जितनी भी हवा है, जितनी भी हम सांस ले पा रहे हैं, वो सारा का सारा गुरु हमें देते हैं। जी बिल्कुल, क्रिएटिव होते हैं ये लोग। आप लिखिए 1 मिनट इसको। लिख लिया आपने? इसके बाद आप मेरे को बताइए कि हमने 4 नंबर को कहाँ से ऑब्जर्व किया होगा। 4 नंबर हमें कहाँ दिखता है अपनी नेचर में? 4 नंबर। 4 नंबर हमें कहाँ दिखता है? जी बिल्कुल, राहु, डायरेक्शन, चार्ज, हमारे पास में दिशाएं हैं। बहुत ही बढ़िया जी। देखिए हमारे पास में 4 डायरेक्शन हैं। चार हमने वेदों का निर्माण किया, चार हमारे पास में उपवेद हैं। ठीक है जी। चार हमारे जीवन में मुख्य स्टेज रहती हैं। जैसे कि हमारा जो पहला स्टेज रहता है वो ब्रह्मचर्य। ठीक है जी, स्टूडेंट लाइफ। दूसरा गृहस्थ जीवन, हाउस होल्ड वाइफ, जब हम शादी करते हैं। तीसरा है हमारा वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ। फोर्थ है हमारा सन्यास, के अब हम सन्यास लेते हैं, वन में चले जाते हैं बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद में। ठीक है जी। इसके अलावा राहु जो है वो रॉबिन हुड की पर्सनैलिटी रहती है। ये डिटेक्टिव होते हैं, गुप्तचर, राजा के गुप्तचर होते हैं। ठीक है जी। चार युग हैं जी, बहुत ही बढ़िया। ये राहु को डिनोट करते हैं। ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी डिनोट करते हैं, कंसीडर करते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा दादी हैं उनको। और हमारी फॉरेन सेटलमेंट को या फॉरेन ट्रैवलिंग को राहु डिनोट करते हैं। तो लिख लीजिए, राहु रिप्रेजेंट्स अवर बैड कर्मा। ये हमारे जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनको भी राहु डिनोट करते हैं।
ठीक है जी। जितने भी हमारे बैड कर्मा हैं, कंट्रोल द कर, हमारी शरीर में जो खून होता है उस खून को दौड़ाने के लिए जो करंट की जरूरत रहती है, उस करंट को भी राहु कंट्रोल करते हैं। राहु और केतु दोनों हमारे शरीर में करंट का काम करते हैं। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, और जितने भी हमारे शरीर हमारे समाज में असामाजिक तत्व हैं, जितने भी गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन सबको भी राहु कंट्रोल करता है। ठीक है जी। चलिए, 4 नंबर तक आपको क्लियर है सबको? 4 नंबर सबको क्लियर है? तो आप बताइए, आप मेरे को 5 नंबर हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया होगा? 5 नंबर कहाँ देखा हमने 5 नंबर को? 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल दर्शन जी, बहुत ही बढ़िया। पंच तत्व, बहुत ही बढ़िया जी। पंच तत्व बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही बढ़िया मनीषा जी। अंग्रेजी में इनको हम मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं जी। बहुत ही खूब। 5 नंबर को हमने ऑब्जर्व किया हमारी नेचर में, कि हमारे जो जो भी कुछ बना हुआ है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्पेस। इन 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं आपके आसपास, सब के सब इन 5 तत्वों से मिलकर ही बने हुए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप देखेंगे 5 नंबर को हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया, कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारा देखने का, सूंघने का, टच करने का, सुनने का, टेस्ट करने का, ये 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इनसे हमने 5 नंबर को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि 5 मुख्य पावर होती हैं, 5 शक्तियां होती हैं, 5 प्रीसियस जेम स्टोन्स होते हैं, 5 कामदेव की एरो होती हैं, 5 स्कूल्स ऑफ आर्ट है, 5 कलाएं होती हैं, 5 वैदिक मंत्र होते हैं, 5 हमारी शरीर में जो है मुख्य कोष होते हैं। ठीक है जी, यहां से हमने 5 नंबर को ऑब्जर्व किया। तो लिख लीजिए, बुध जो है 5 नंबर, मरकरी, इनकी पर्सनैलिटी राजकुमार की होती है। राजकुमार की पर्सनैलिटी क्यों दी हमने बुध को? देखिए, आप बुध की जब प्लेसमेंट देखेंगे, बुध कहाँ है, बुध की प्लेसमेंट कहाँ होती है? सूर्य से नेक्स्ट प्लेनेट जो है वो बुध है। ठीक है जी। और सूर्य के साथ में, राजा के साथ में कौन बैठता है? राजा के साथ में कौन बैठ सकता है? राजकुमार। तो इसलिए हमें इनको राजकुमार से रिप्रेजेंट किया, कि ये राजकुमार हैं जी, जो सूर्य के साथ में बैठते हैं। और सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी भी इन्हीं को मिलती है। सबसे ज्यादा गर्मी सूर्य की किसको मिलती है? अगर इनके जितनी गर्मी हमें मिलने लग जाए सूर्य की, तो हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये फिर भी अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखे हैं। तो ये हमारे जीवन में संतुलन बनाने का काम करते हैं। 5 नंबर बैलेंस का नंबर होता है, संतुलन बनाए रखता है। हर परिस्थिति में ये संतुलित रहते हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से आपको ये संतुलित दिखेंगे। ठीक है जी। लिख लीजिए, 5 नंबर रिप्रेजेंट अवर बुद्धि, बुद्धि, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे जीवन में बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन है। ठीक है जी। और हमारे शरीर में ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। आगे चलें जी। 5 नंबर तक सबको कंप्लीट है? समझ में आ रहा है कैसे इवोल्व हो रहे हैं नंबर, कैसे हम अपनी नेचर से, हमारे आसपास की चीजों से हम जो है नंबर्स की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? चलिए, अब बताइए आप मेरे को कि 6 नंबर को हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया होगा? वेयर वी ऑब्जर्व 6 नंबर?
सिक्स नंबर को हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया? जी, लग्जरी का नंबर है, बिल्कुल एकदम सही। बहुत ही बढ़िया जी। सुख सुविधाएं हमें देता है, बहुत ही बढ़िया जी। लग्जरी देता है हमें, बहुत ही अद्भुत। जी बिल्कुल, तीन छः से उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ये भी गुरु होते हैं हमारे, लेकिन ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया के गुरु होते हैं। ये हमारे मेटेरियलिस्टिक दुनिया के गुरु हैं, हमें ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया के बारे में सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। ये हमें मेटेरियलिस्टिक दुनिया के बारे में ज्ञान देते हैं। जबकि जो थ्री नंबर है वो हमें मोह माया से दूर करता है, और सिक्स नंबर जो है हमें मोह माया में डालता है। हमें परिवार के साथ जोड़े रखने वाला जो प्लेनेट है वो है आपका शुक्र। इसके अलावा आपको छह नंबर कहाँ दिखाई देता है? सिक्स नंबर आपको और कहाँ दिखाई देता है? छह इंद्रियां, छठी इंद्री। ओके जी। असुरों के गुरु हैं, बिल्कुल एकदम सही, असुरों के गुरु हैं। छह नंबर आपको कहाँ दिखाई देता है? पांच इंद्रियों के बाद हमने देखा कि हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, उसने छह तरह के स्वाद चखे, है ना जी? छह तरह का हम स्वाद चखते हैं, छह तरह का हम स्वाद चखते हैं। इसके बाद हमारे जो वेद हैं उनको पढ़ने के लिए उनके छह मुख्य अंग होते हैं। छह अंग होते हैं हमारे वेदों को पढ़ने के लिए। छह हमारे भारत में छह सीजन होते हैं, और छह हमारे शरीर में चक्कर होते हैं। सिक्स मेन चक्रा रहते हैं, एक चक्रा हमारे शरीर से बाहर रहता है। मुख्यतः सात चक्रा होते हैं, लेकिन एक चक्र जो है वो हमारे शरीर से बाहर रहता है, तो मुख्य हमारे शरीर में छह चक्र होते हैं। ठीक है जी। तो लिख लीजिए, सिक्स नंबर रिप्रेजेंट्स वीनस, गुरु ऑफ डिमोन्स। रिप्रेजेंट्स अवर लाइफ पार्टनर, ये हमारे साथी को भी रिप्रेजेंट करता है, और हमारे शरीर में हमारी किडनी को, और हमारे जीवन में जो डांस है, जो कला है, जो म्यूजिक है, जो आर्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वॉइस नहीं आ रहा है सर, वॉइस तो एकदम ठीक है यहाँ से आपका। हो सकता है नेटवर्क इशू हो, वापिस से एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम वापस से आप भेज देंगे। अभी एक बार आप क्लास पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर हम उसको भेज देंगे, डोंट वरी। चिंता मत कीजिए, आप कहीं नहीं जाने वाले हम। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? चलिए मैं आपके लिए दूसरी स्लाइड लगाता हूँ, तब तक आप मेरे को बताइए सेवन नंबर हमने कहाँ से, सेवन नंबर को हमने कहाँ से ढूंढा, कहाँ से हमने ऑब्जर्व किया सिक्स नंबर को? सिक्स सेवन नंबर को हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया? सेवन नंबर किन को रिप्रेजेंट करता है? सेवन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है जी? सेवन नंबर, सेवन नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। केतु। केतु को रिप्रेजेंट करता है सेवन नंबर।
सात नदियां हैं जी, बहुत ही बढ़िया जी। सात समुंदर हैं, सात कॉन्टिनेंट हैं, सेवन नोट्स ऑफ म्यूजिक्स हैं, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। आप सब तो सीख गए। हाँ जी, हमें 6 नंबर करने के बाद सातवां नंबर तो आपने खुद ही बता दिया। सात ऋषि, सप्त तारे, बहुत ही बढ़िया जी। सात फेरे लिए जाते हैं शादी में, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 कलर्स होते हैं। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। 7 प्लैनेट्स हैं एक्चुअल में। 7 घोड़े होते हैं सूर्य के रथ में। बहुत ही बेहतरीन, बेहतरीन। ये तो कमाल कर दिया सर आपने। चलिए, 7 नंबर का तो आप सबने बता ही दिया कैसे हमने ऑब्जर्व किया 7 नंबर को। 7 नंबर लिख लीजिए। 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु का। और ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इनके जीवन में थोड़ी सी निराशा ज्यादा रहती है। और रिसर्च माइंड होते हैं ये। तो जब हमने ऊपर की तरफ देखा तो हमने देखा सात हमारे पास में सप्त ऋषियों का एक समूह है, 7 तारों का एक समूह है। जिनको हम सप्त ऋषि से भी डिनोट करते हैं। और 7 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं हमारे पास में, जिन 7 नदियां हैं मुख्यतः हमारे पास में। ठीक है जी। और 7 लोक कामना की जाती है, 7 पर्वत हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 राजा होते हैं। ठीक है जी। 7 फ्लेम्स ऑफ फायर होती हैं, 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक्स होते हैं, 7 कलर होते हैं रेनबो में। ठीक है जी, तो लिख लीजिए। केतु इज ऑल्सो ए शैडो प्लेनेट और रिप्रेजेंट अवर सुपरस्टिशन। ये हमारे अंधविश्वास को, हमारी एनर्जी को, फायर को, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को, सॉल्वेशन मोक्ष को, पनिशमेंट जो हमें सजा मिलती है उसको, इम्प्रिजनमेंट हमें जो कैद होती है उसको भी, और हमारे फियर को, कॉम्प्लेक्स को, एलर्जी को, सबको केतु रिप्रेजेंट करता है। सुधीर जी, वॉइस नहीं मिल रहा है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है जी, ये हो गया 7 नंबर। 7 नंबर के आप देखेंगे 8 नंबर हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया। 8 नंबर, हाउ वी ऑब्जर्व नंबर 8। हमने 8 नंबर को कहाँ से ऑब्जर्व किया। शनि का नंबर है जी, बिल्कुल शनि का नंबर है। बहुत ही बढ़िया। शनि का नंबर है 7। तो हमने शनि के नंबर को कहाँ से ऑब्जर्व किया। शनि के नंबर को हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया। 8 रिप्रेजेंट इन्फिनिटी, बिल्कुल सर। 8 होता है जी शनि का नंबर। 7 का स्लाइड एक बार फिर दिखा दीजिए, फिर देख लीजिए सर 7 का स्लाइड। लिख लीजिए आप 7 नंबर का। 7 नंबर, केतु। डमरू का शेप शिव जी का। अष्ट धातु, अष्ट सिद्धि। बहुत ही बढ़िया जी। कर्म फल दाता शनि, अष्टभुजा।
बहुत ही बेहतरीन। न्याय के देवता हैं शनि। बिल्कुल न्यायप्रिय होते हैं ये लोग। चलिए आगे चलें जी। आई थिंक लिख लिया होगा आपने। तो शनि को जो हमने ऑब्जर्व किया, वो हमने ऑब्जर्व किया शनि को, कि हम अपनी सेफ्टी के लिए हम 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अष्ट सिद्धि हम प्राप्त करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी चकाचौबंद होने के लिए। और 8 भैरव की हम पूजा करते हैं। अष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं, 8 भैरव की हम पूजा करते हैं। 8 मेन सीट्स ऑफ पावर होती हैं, 8 पावर की सीट होती हैं। आप देखेंगे ना, ऊपर से लेकर नीचे 8 सीट्स रहती हैं। राष्ट्रपति से लेकर नीचे सरपंच तक, जो मेन ग्राम के पंचायत है उसके बीच में आप देखेंगे 8 लोगों के पास में पावर की सीट रहती है। हमारे शरीर में 8 तरह की नर्व रहती हैं, है ना जी, 8 नर्व्स रहती हैं। 8 प्रेगनेंस रहती हैं, सुगंध होती हैं 8 प्रकार की। ठीक है जी। 8 तरह से किसी को भी जाल में फंसाया जा सकता है, 8 प्रकार के जाल होते हैं। अष्ट तरह से जो है हम किसी को भी फंसा सकते हैं, 8 जाल होते हैं। यहां से हमने जो है 8 नंबर को ऑब्जर्व किया। ठीक है जी। 8 नंबर जो होता है, वो नंबर होता है हार्ड वर्क का। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो जज की पर्सनैलिटी होती है, न्यायाधीश की पर्सनैलिटी होती है। न्यायाधीश की पर्सनैलिटी रहती है। स्ट्रगल को डिनोट करता है, ये अपने जीवन में खूब सारा संघर्ष करते हैं। सबसे ज्यादा संघर्ष अगर कोई करता है तो वो 8 नंबर है। बहुत हार्ड वर्क रहता है इनके जीवन में, लेकिन समझदार भी उतने होते हैं, विजडम भी इन्हीं के पास में होता है। अब आप बोलेंगे कि 8 नंबर के जीवन में इतना स्ट्रगल क्यों रहता है। तो आप देखेंगे जो 8 नंबर है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे है। ठीक है जी। तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे होने के कारण उसके पास में सूरज की उतनी रोशनी, उतना उसके पास में पहुंच नहीं पाती है रोशनी, जिसके कारण उसकी जो गति है, अब सूरज की रोशनी जिसके पास नहीं पहुंच पाएगी वो धीमा धीमा चलेगा। तो शनि भी जो है वो धीरे धीरे चलता है, धीमा धीमा चलता है। वो पूरे 7.5 लगाता है, 7.5 साल में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, कंप्लीट करता है। वैसे ही इनके जीवन में होता है। ये भी अपने जीवन में बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जमे हुए हैं। इनके पास सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है तो बर्फ जम जाती है एक तरह से। तो बर्फ जब जम जाती है तो आदमी बहुत धीरे धीरे चलता है, उसके खून में उतना वो रहता नहीं है, उसके विचारों में भी उतनी रिजिड, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, तो रिजिड रहते हैं अपने विचारों से भी। इसलिए इनके जीवन में स्ट्रगल ज्यादा रहता है, मेहनत ज्यादा कराता है इनसे। लेकिन उस मेहनत का एक समय के बाद में इनको फल भी मिलता है। तो लिख लीजिए 8 नंबर, सैटर्न रिप्रेजेंट जज, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्क एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे जो निचला शरीर का जो, कोई बात नहीं संगीता जी, इट्स ऑल राइट। बिल्कुल आगे बात करेंगे, डोंट वरी। अभी तो हम सिर्फ इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी तो हम स्वोट एनालिसिस करेंगे, तब नंबर की पर्सनैलिटी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। इतना आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज जो क्लास है उसमें हमें इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा, इतना कुछ समझने को मिलेगा। डोंट वरी। लिख लिया आपने 8 नंबर के बारे में। चलिए जी 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर को हमने कैसे ऑब्जर्व किया होगा? हाउ वी ऑब्जर्व 9 नंबर? 9 नंबर आपको कहाँ दिखाई देता है? तो 9 तो प्लेनेट ही है, 9 तो हमारे पास में नंबर ही है, पहला तो यही दिख रहा है अपने को। ठीक है जी। 9 देवियां हैं, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। नवरात्रे हम सेलिब्रेट करते हैं। 9 हमारे पास में जो है जेम स्टोन्स होते हैं। 9 तरह का खजाना होता है। 9 हमारे सेंटिमेंट्स रहते हैं। और 9 देवियों को हम पूजते हैं। यहां से हमें 9 नंबर ऑब्जर्व किया हमने। ठीक है जी। और 9 नंबर ही हमारे ग्रिड में रहते हैं, 9 बॉक्स होते हैं हमारे ग्रिड में। ये ग्रिड बना लीजिए, ये है आपका लोसो ग्रिड। बना लीजिए ग्रिड साथ में ये। और इन नंबर्स के साथ में देखिए मैंने यहाँ पर इनके कलर भी वैसे ही किए हैं। 4 नंबर जो है ग्रे कलर होता है। 7 नंबर का भी ग्रे कलर होता है। 2 नंबर का व्हाइट कलर होता है। 6 नंबर का भी व्हाइट होता है। 1 का ऑरेंज कलर होता है। 8 का ब्लू एंड ब्लैक रहता है। 3 का येलो, 5 का ग्रीन, 9 का रेड। ये भी साथ में आप लिख लीजिएगा, या आगे हम साथ में लिखते हुए चलेंगे इनको, डोंट वरी।
ये ग्रिड आप बना लीजिए। जी अभी रैम, अभी हम नंबर्स के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप टॉपिक पे बने रहिए। जहां जहां जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे साथ साथ चलिए। तो अभी अमोल जी साथ में लिखेंगे हम कलर्स, डोंट वरी। 492357 816, ये ग्रिड बनता है हमारा लोसो ग्रिड। इसको ऐसे हम बनाते हैं, 9 बॉक्सेस रहते हैं। तो यहां से हमने 9 नंबर को ऑब्जर्व किया। लिख लीजिए 9 नंबर रिप्रेजेंट मार्स, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सूर्य की तरह। और मार्स का मतलब होता है बर्निंग डिजायर और एक्शन। बर्निंग डिजायर एंड एक्शन, ये हमारे शरीर में खून को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जितना भी हमारे शरीर में ब्लड है वो मंगल के कारण ही है। 4 एंड 7 का कलर रहता है ग्रे, सलेटी कलर रहता है। ठीक है जी। 9 नंबर तक आपको समझ में आया कि हाउ द नंबर इवोल्व। ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है सुबह उठा और 1 से लेकर 9 नंबर तक लिख दिए कि ये जी 1 से लेकर 9 नंबर है, ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि ये सारी की सारी खोज जो है भारत में हुई है, क्योंकि हमारा ही सबसे पहले जो है पेट भरा, हमें ही भोजन मिला, क्योंकि हमारी ही धरती ऐसी है जहां पर हम कुछ भी डालते हैं वो उगता है, पैदा करता है। हमारी जो धरती माँ है वो हमें सब कुछ उगा के देती है ना। हमारा ही सबसे पहले पेट भरा और हमारे ही दिमाग में ये विचार आया। ठीक है जी। और कहीं किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका है आपका, वेस्ट यूरोप जो है वहां पे बर्फ रहती है, उनका पेट तो आज तक नहीं भरा है। मिडल ईस्ट में वहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो जितना भी ईस्ट का इलाका है भारत, जितना भी एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ही आपको जो है लोगों का पेट पहले भरा। ठीक है जी, ये ग्रिड आप एक बार फिर से देख लीजिए। आप बनाइए इसको, फिर हम आगे शुरू करते हैं अगली बातचीत। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? 3 नंबर का येलो कलर रहता है जी। चलिए कोई बात नहीं।
आगे चलें सर। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी और कैसे न्यूमरोलॉजी का आइडिया एमर्ज हुआ, और कैसे हमने नंबर को जो है ऑब्जर्व किया हमारी नेचर से। अब हम नंबर्स की बात करने से पहले हर एक नंबर के बारे में हम कुछ बातों का पता करेंगे। एक तो हम इनका हर एक नंबर का स्वोट एनालिसिस करेंगे। हर एक नंबर की हम स्ट्रेंथ देखेंगे, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या इनका थ्रेट है। ठीक है जी। इसके अलावा हम हर एक नंबर के प्रोफेशन के बारे में, किस तरह के प्रोफेशन में आपको दिखाई देंगे, और इनको हेल्थ इशू क्या रहेंगे, और इनके लिए रेमेडी क्या रहेंगी। ठीक है जी। आपको स्क्रीन। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन टू सिलेक्ट दिस कलर ऑन द स्क्रीन? यस सर, ये नंबर, ये जो कलर है ये 1 नंबर से रिलेटेड है, राजा से रिलेटेड, इसलिए हमने ये कलर चूज किया है। चलिए, अब आप 1 नंबर के बारे में लिख लीजिए। 1 नंबर के बारे में बात करने से पहले हम कुछ जर्नल कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो नंबर्स जो होते हैं, वैसे तो हर नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 9 नंबर तक हर एक नंबर अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। उसका अपना अपना एक फायदा है, अपना अपना नुकसान है ना जी, अपनी पॉजिटिविटी है, अपनी नेगेटिविटी है। लेकिन फिर भी कुछ मूल अंक होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो एक जो रहता है वो आपका ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है उसको चलाने के लिए दो मुख्य नंबर होते हैं, जिसको पहले को हम बोलते हैं ड्राइवर, दूसरे को हम बोलते हैं कंडक्टर। आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी जब चलती है उसमें दो लोगों की जरूरत रहती है। एक ड्राइवर उसको जो है ड्राइव करता है, व्हील जो स्टेयरिंग होता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा होता है कंडक्टर, जो उसको दिशा निर्देश देता है कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे सवारी चढ़ेगी, कहाँ पे सवारी उतरेगी, है ना, विशल बजा के वो उसको मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही हमारी न्यूमरोलॉजी में भी दो मुख्य नंबर होते हैं। एक होता है ड्राइवर, जिसको आप अलग अलग नाम से देखते हैं। कुछ लोग इसको जो है किंग नंबर बोलते हैं, कुछ इसको बेसिक नंबर बोला जाता है, कहीं पर आप सुनेंगे इसको पर्सनैलिटी नंबर, और हिंदी में इसको बोला जाता है मूलांक। लेकिन यहां पर हम अपने सुविधा के लिए इसको सिर्फ ड्राइवर नंबर से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। दूसरा होता है कंडक्टर नंबर, इसको भी आप अलग अलग नाम से सुनेंगे। एक इसको कुछ लोग बोलते हैं क्वीन नंबर है ये, कुछ लोग इसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, और अंग्रेज हिंदी में इसको भाग्यांक बोला जाता है, हमारे भाग्य का अंक। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ इसको सिर्फ कंडक्टर नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। अब इनका कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हम सीख लेते हैं। कैलकुलेशन सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ड्राइवर नंबर क्या काम करता है और कंडक्टर नंबर क्या काम करता है, कैसे हम इनको देखते हैं। तो देखिए, ड्राइवर नंबर को आप, जैसे कि आपका जो ड्राइवर नंबर होगा उसका मतलब ये होगा कि आपका जो एक्सप्रेशन है, आप किसी भी परिस्थिति में होते हैं, किसी भी प्रकार की आप परिस्थिति में रहते हैं, तो वहां पे आप जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, वो डिसाइड करता है आपका ड्राइवर नंबर। आपका मूल अंक जो होता है वही डिसाइड करता है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा किसी भी परिस्थिति में, है ना जी। जैसे कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो जब ब्रेक लगाना होता है, आगे ब्रेकर आ गया है या कोई पशु आ गया है, तो पहला एक्सप्रेशन कौन देता है? ड्राइवर देता है, ना कि कंडक्टर। कंडक्टर उसको नहीं बताता ना कि ब्रेकर आ गया है कि ब्रेक लगा दीजिए, नहीं। पहला जो एक्सप्रेशन होगा वो देगा हमारा ड्राइवर। तो हमारा जो ड्राइवर नंबर होगा दैट मीन्स अवर एक्सप्रेशन, कि हमारे
विचार कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी, वो बताएगा ड्राइवर। तो लिख लीजिए, ड्राइवर डिसाइड करता है हमारी सोच को, ड्राइवर डिसाइड करता है हमारे एक्सप्रेशन को, कि हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब कंडक्टर जो होता है वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है हमारे एक्शन को, कि हम किस तरह के एक्शन लेंगे, ये डिसाइड करेगा हमारा कंडक्टर। ड्राइवर डिसाइड करेगा हमारा एक्सप्रेशन, और कंडक्टर डिसाइड करेगा हमारा एक्शन। ठीक है जी, अभी आप इसको जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हर एक नंबर पे, तो आप और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। ड्राइवर डिसाइड करता है हमारे एक्सप्रेशन को, और कंडक्टर डिसाइड करता है हमारे एक्शन को। ठीक है जी। चलिए, अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। ड्राइवर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ईजी है। आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, अपना अपना, या आप कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, और एक डेट ऑफ बर्थ आप मेरे को भेज दीजिए यहाँ से, आप कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ मेरे को भेज दीजिए। 11/3/1994। चलिए, एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 23/5/1981। 25/1981। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, 3/1/1993। ठीक है जी। ये हम तीन एग्जाम्पल से समझते हैं ड्राइवर और कंडक्टर कैसे निकल जाता है। रियल चलता है सर, डॉक्यूमेंट वाला कोई नहीं होता है। अब देखिए, इनका हमें ड्राइवर निकालना है, तो क्या करेंगे हम। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें हमारे पास में तीन चीजें होती हैं। पहला हमारे पास में होता है डे, मंथ और ईयर नंबर। तीन नंबर होते हैं हमारे पास में, हमारा डे नंबर, हमारा मंथ नंबर और हमारा ईयर नंबर। तो जब हम ड्राइवर निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है बेसिकली। अपने को जो अपना डे नंबर है, जैसे इनका डे नंबर 11 है, तो 11 को लिख लेना है, और इस 11 को वन डिजिट में ले आना है। अगर ये सिंगल डिजिट में नहीं है तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, तो 1+1 = 2। तो 2 इनका ड्राइवर नंबर आ जाता है। क्या आ जाएगा जी, 2 इनका ड्राइवर नंबर। ठीक है जी। तो आप सब अपना ड्राइवर नंबर निकाल लीजिए। अगर आपका डेट जो है, डे जो है 1 से लेकर 9 है, तो आपका जो डायरेक्ट आ जाएगा ड्राइवर नंबर, जो आपका डेट है वही आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा, उसको सिंगल डिजिट में लेके आने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका डबल डिजिट में है, जैसे अगर आपका 10 है, तो 10 से भी क्या आएगा, 1+0। 1, 20 है तो भी 20 से क्या आएगा, 2+0, 2। और 30 है तो भी क्या आएगा, 3+0 = 3। ठीक है जी। उसके अलावा जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं उन सबको डबल डिजिट से अपने को सिंगल डिजिट में लेके आना है। 21 है तो 21 से 2+1 = 3। ठीक है जी। ऐसे करके आप निकाल लीजिए सब अपना अपना। इनका आ गया ड्राइवर नंबर 2। इनका ड्राइवर नंबर कितना आएगा जी, 2+5 = 7। तो 7 इनका ड्राइवर नंबर हो जाता है। इनका ड्राइवर नंबर डायरेक्ट 3 है, तो 3 को हम डायरेक्ट लिख लेंगे, 3 इनका ड्राइवर नंबर आ जाता है। ठीक है जी। अब कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं, तो कंडक्टर नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें हमें हर एक को जोड़ते हुए चलना है। जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ का हम पहले निकालते हैं, 11 मार्च 1994। तो क्या करेंगे, 1+1, प्लस मंथ को ऐड करेंगे, +1 फिर से, +9, +9, +4। ठीक है जी। और इनको हम काउंट करके लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा जी, 2, 3, 5, 6, 28 आ रहा है।
28। 28 से आएगा 10, और 10 को अगेन हम 1 पे। तो इनका कंडक्टर कितना आ गया जी? 1। ड्राइवर 2, कंडक्टर 1। ठीक है जी। अब ये जो 28 आया है, ये जो सिंगल डबल डिजिट आया है, ये नंबर हमने जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया, और हमारे पास में जो कंडक्टर निकलने से पहले जो नंबर आया है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर कंपाउंड नंबर। लिख लीजिए, कंडक्टर कंपाउंड नंबर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब सारे के सारे नंबर हम कर लेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, कंडक्टर कंपाउंड नंबर। ये जो 28 आया है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हमने काउंट किया और उसके बाद जो हमारे पास में 2 डिजिट का जो नंबर आया है, उसको बोलेंगे हम कंडक्टर कंपाउंड नंबर। ठीक है जी। और जो सिंगल डिजिट में आएगा उसको बोलेंगे हम कंडक्टर नंबर। समझ में आया आपको ये, कि कंडक्टर नंबर किसको बोलेंगे और कंडक्टर कंपाउंड नंबर किसको बोलेंगे? कोई बात नहीं कैलाश जी, इट्स ऑल राइट। जिसका जन्म तिथि मालूम नहीं है वो कैसे करे? वो अभी सर कुछ ना करे, सिर्फ समझे। जिसके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो किसी और का ले लीजिए, अपने किसी भाई बहन का, बच्चे का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए समझने के लिए। ठीक है जी। आपको समझ में आया ड्राइवर नंबर कैसे निकलेगा? ड्राइवर नंबर डायरेक्ट आपकी डेट से निकलेगा। कंडक्टर नंबर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का, डे मंथ एंड ईयर, उसको पूरे को काउंट करके जब आपका 2 डिजिट नंबर आएगा, जैसे ये 28 आया है, इसको हम बोलेंगे कंडक्टर कंपाउंड नंबर। और इसके बाद जो सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे हम कंडक्टर नंबर। ठीक है जी। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1994, अब इनका जो है एक्सप्रेशन कैसा होगा, इनकी सोच कैसी होगी? 2 नंबर के जैसी रहेगी इनकी सोच। ठीक है जी। ये एक्शन कैसे लेंगे? ये 1 नंबर के जैसे एक्शन लेंगे, राजा की तरह काम करेंगे, रानी की तरह सोचेंगे, राजा की तरह काम करेंगे। समझ में आया आपको? अगर आपका ड्राइवर 7, कंडक्टर 3 है, तो आप केतु की तरह सोचेंगे, गुरु की तरह काम करेंगे, 3 नंबर की तरह। जिसके पास डॉक्यूमेंट में अलग डेट ऑफ बर्थ है और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अलग है, उसमें दोनों डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करा जाता है? नहीं सर, जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वही कंसीडर की जाती है। उसके अलावा आप कुछ भी लिखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ये समझ में आया आपको? ड्राइवर कैसे निकलेगा, कंडक्टर कैसे निकलेगा? कंडक्टर 7 है और ड्राइवर 1 है, तो सर आपकी जो सोच रहेगी वो 7 नंबर की तरह, और आपके एक्शन रहेंगे वो 1 नंबर की तरह। ठीक है जी। चलिए, आपको ड्राइवर और कंडक्टर की कैलकुलेशन समझ में आ गई आई थिंक। आप सब कनेक्ट कर पा रहे हैं, सब अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर निकाल लीजिए। जो जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, आप सब अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर निकाल लीजिए। दोनों एक आएगा तो मैम सोचेंगे भी वैसे ही और करेंगे भी वैसे ही। अगर आपका 3-3 है तो आप राजा की गुरु की तरह सोचेंगे और गुरु की तरह ही काम करेंगे। ठीक है जी। चलिए, सही डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं हो तो उसका अभी तो कुछ नहीं हो सकता मैम, बेसिक में। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कैसे चीजें होती हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है जी। 5 और 2 है, बहुत ही बढ़िया। मोस्ट पावरफुल नंबर रहता है 1 और 9 का कंडक्टर, बिल्कुल। अगर आप राजा की तरह सोच रहे हो और कमांडर की तरह काम कर रहे हैं, 1 और 9 अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है तो अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया, सब अपना अपना निकाल के भेज रहे हैं। वेरी गुड। अब हम चलते हैं हमारे नंबर्स पर। हर एक नंबर का हमें स्वोट एनालिसिस करना है। तो लिख लीजिए, नंबर 1। नंबर 1 किसका है? मैं एक बार स्लाइड लगाता हूं आप सबके लिए।
जी मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगा मनप्रीत जी, डोंट वरी। देखिए, ये हमने लिख लिया था, सूर्य जो है किंग को प्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब हम पहले सूर्य की 1 नंबर की कुछ जर्नल क्वालिटीज लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो लिख लीजिए, जर्नल क्वालिटीज लिख लीजिए। ये भी हम लिख चुके हैं, लिख लीजिए। 1 नंबर के बारे में कुछ जर्नल क्वालिटीज लिख लीजिए कि सूर्य का जो दिन होता है वो होता है संडे। इनका जो दिन रहता है वो संडे होता है। इनका कलर रहता है वो ऑरेंज रहता है, ऑरेंज कलर रहता है। और जर्नल क्वालिटीज लिख लीजिए, जर्नल क्वालिटीज लिख लीजिए। जर्नल क्वालिटीज लिख लीजिए कि ये लोग बोर्न लीडर होते हैं, नेता पैदा होते हैं ये लोग, रूल करने के लिए पैदा होते हैं, फॉलो करने के लिए पैदा नहीं होते हैं, रूलर होते हैं, नॉट फॉलोवर। दे आर द रूलर नॉट फॉलोवर। दे आर द रूलर नॉट फॉलोवर। अथॉरिटी रहती है इनके नेचर में, अथॉरिटेटिव बाय नेचर, अथॉरिटी रहती है इनके नेचर में। रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते हैं, नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, जोखिम उठाने से कभी नहीं घबराते हैं। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं सर साथ साथ में। इनके अंदर नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, ग्रेट लीडरशिप स्किल्स, हैव ग्रेट लीडरशिप स्किल्स। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? लिख लीजिए, बोर्न लीडर होते हैं, अथॉरिटी से, नेचर से अथॉरिटी रहती है इनके नेचर में, अथॉरिटेटिव बाय नेचर। बोर्न लीडर होते हैं। ये आप स्क्रीन पे है ना, ये आप कलाकारी मत कीजिए, कुछ लिखिए मत स्क्रीन पे। रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, ग्रेट लीडरशिप स्किल्स रहती हैं इनके पास में, नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल हमेशा बढ़ता रहता है, फ्रेंड सर्कल कीप ग्रोइंग। सब इनके टच में रहना चाहते हैं, राजा से हर कोई दोस्ती करना चाहता है। एवरी वन वॉन्ट टू बी इन टच विद किंग। सब राजा से दोस्ती करना चाहते हैं, तो 1 नंबर के साथ सबकी दोस्ती रहती है। इनको मीठी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, डोंट लाइक बटरिंग। जब तक ये जो सोचा है उसको पा नहीं लेते तब तक ये लोग रुकते नहीं है। वॉन्ट काम डाउन अंटिल दे अचीव दियर गोल्स, अंटिल दे अचीव दियर लाइफ गोल्स। ये जब काम करते हैं, इनको अपने काम करते समय किसी भी तरह की डिस्टरबेंस, इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंट लाइक गेटिंग इंटरफेयर्ड और एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस वाइल वर्किंग। ये करते हैं, इनको अपने काम करते समय किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि इनको कोई डिस्टर्ब करे। अब इनकी स्ट्रेंथ लिख लीजिए आप, कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर 1। ये हमने कुछ जर्नल क्वालिटीज बात की, ये हमने कुछ जर्नल क्वालिटीज की बात की। आपको समझ में आया जर्नल क्वालिटीज?
जर्नल क्वालिटी हमने बात की कि वन नंबर की क्या जर्नल क्वालिटीज रहती हैं। अब हम बात करेंगे इनकी स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, अपॉर्चुनिटी की और थ्रेट की। लिख लीजिए, स्ट्रेंथ लिख लीजिए। वन नंबर की स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर वन? तो वन नंबर की स्ट्रेंथ में आप देखेंगे कि बहुत एक्टिव होते हैं ये लोग, वेरी एक्टिव। एम्बिशियस होते हैं लोग, महत्वाकांक्षी होते हैं लोग, कॉन्फिडेंट होते हैं लोग, आत्मविश्वास रहता है इनमें। डूअर होते हैं, करने वाले होते हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं होते हैं, करने वाले भी होते हैं। डूअर होते हैं। इंडिविजुअल, इनोवेटिव होते हैं ये लोग, खुद ही आविष्कार करते हैं, नए नए आविष्कार करने वाले होते हैं। लीडर होते हैं, अच्छा सोचते हैं, थिंकर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लंबी सोचते हैं, दूरदर्शिता होती है इनकी सोच में। दूरदर्शिता होती है। अब वीकनेस लिख लीजिए। व्हाट आर द वीकनेस? एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव होते हैं, आलसी होते हैं, लेजी भी होते हैं ये लोग। सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं। सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। जिद्दी होते हैं लोग, स्टबर्न होते हैं। सेट लिख लीजिए, क्या खतरा होता है इनसे? तो ये लोगों को बुली करते हैं, बहुत परेशान करते हैं ये लोगों को। रैगिंग वगैरह करने वाले वन नंबर वाले ही होते हैं, जो रैगिंग करते हैं दूसरों की, बुली करते हैं, परेशान करते हैं दूसरों को। इगोइस्टिक होते हैं, हर काम में सबसे पहले अपने आप को रखेंगे, बाद में दूसरे के बारे में सोचेंगे, पहले अपना भरेंगे उसके बाद दूसरे के बारे में सोचेंगे। पुट सेल्फ फर्स्ट एट ऑल टाइम। अपॉर्चुनिटी लिख लीजिए। ये लोग बहुत ही अच्छे टीम लीडर होते हैं। दे आर वेरी गुड इन टीम लीडिंग। ऑर्डर देना वन नंबर को बहुत ही अच्छे से आता है, अपना काम करवाना दूसरे से। ऑर्डर देना वन नंबर को बहुत ही अच्छे से आता है। ठीक है जी। ये हो गया वन नंबर का स्वोट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इससे पहले हमने कुछ जर्नल क्वालिटीज लिखी वन नंबर की। समझ में आया आपको ये? लिख लिया आपने सबने? नोट्स कर रहे हैं ना आप? नोटिंग कर रहे हैं सबके सब? लेकिन नोट्स बनाएंगे तो आपके काम आएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से, आप ऐसे कैसे रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक है जी। आपके पास में सिर्फ ये नोट्स बचेंगे। केतन जी, वन नंबर का जो आप बता रहे हैं, ये ड्राइवर के लिए है या कंडक्टर के लिए है? वो हम पहले ही बता चुके हैं सर, कि आपकी, आपका ड्राइवर डिसाइड करेगा, आपका एक्शन आपका कंडक्टर डिसाइड करेगा। अगर आपका ड्राइवर वन है तो आप राजा की तरह सोचने वाले होंगे, और अगर आपका कंडक्टर वन है तो आपके काम राजा की तरह होंगे, आपके एक्शन राजा की तरह होंगे। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सौरभ जी, डोंट वरी। अभी पहले रिकॉर्ड तो कर लेना सेशन को, उसके बाद ही तो दे पाएंगे। चलिए अब आगे लिख लीजिए वन नंबर के बारे में। कुछ सजेशन लिख लीजिए वन नंबर के बारे में। इनको आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं होना चाहिए। डोंट बी टू आर्गुमेंटेटिव। बी फ्लेक्सिबल एंड ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज। समझौता करने की आदत होनी चाहिए, समझौता नहीं करते हैं, है ना? राजा है, सबके साथ समझौता नहीं करते हैं ये, तो समझौता कर लेना चाहिए कभी कभी। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। डोंट टेक रिस्क बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ये हम इनको कुछ सजेशन दे सकते हैं वन नंबर को। स्पेशली अगर हम लेडीज की बात करें जिनका नंबर वन होता है, ड्राइवर वन होता है, स्पेशली वो लेडीज जिनका ड्राइवर वन होता है, तो ये अपने हस्बैंड को हमेशा अच्छी सलाह देती हैं, राइट एडवाइस देते हैं। तो अगर आपकी बीवी का नंबर वन है तो आपको उनकी सलाह मान लेनी चाहिए।
ड्राइवर वन जिनका है लेडीज का, वो बहुत ही अच्छी सलाहकार होती हैं अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, वेल बिहेव्ड होती हैं। और समाज के साथ में जुड़ करके रहती हैं, समाज में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। 25 से लेके 45 ईयर्स का जो उनका पीरियड रहता है वो बहुत ही अच्छा समय रहता है उनके लिए। ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर लेडीज। 55 to 60 की जो ये एज रहती है, इसमें इनको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद ये फॉर मैन, स्पेशली फॉर मैन जिनका ड्राइवर वन है, तो 55 साल की उम्र के बाद आफ्टर 55 ये इनको आस्की चढ़ जाती है। ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है इवोल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी रहती है वो बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी रहती है। इसलिए ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भी आस्की करते हैं ये लोग। ठीक है जी। अब इनकी लिख लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम, लिख लीजिए 1 नंबर को क्या हेल्थ इश्यू रहते हैं। तो इनको आईज की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, सिर दर्द, यूरिनरी डिसऑर्डर, पेशाब से जुड़ी हुई बीमारियां इनके साथ में रहती हैं। हेल्थ इशू क्या क्या रहते हैं इनको? आंखों की दिक्कत, चश्मे जल्दी लग जाते हैं, आईज प्रॉब्लम, आंखों में जलन रहना, किसी भी तरह की आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं, दिल से जुड़ी हुई समस्याएं, सिर दर्द, और पेशाब से जुड़ी हुई समस्याएं, यूरिनरी डिसऑर्डर। अब इनको क्या रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं हम? तो रेमेडीज लिख लीजिए कि इनको कम से कम मात्रा में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज लेस क्वांटिटी ऑफ साल्ट। कम से कम मात्रा में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट नाइट डिनर को अवॉइड करना चाहिए, रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए, जल्दी खाना खा लेना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और इनके प्रोफेशन लिख लीजिए। व्हाट आर द प्रोफेशन फॉर नंबर, व्हाट आर द प्रोफेशन फॉर नंबर वन? ये लोग खुद का बिजनेस ओन करते हैं, खुद का काम करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी लीडरशिप का रोल, जहां पर लीडरशिप की बात होती है वहां पर ये लोग आपको दिखाई देंगे। किसी भी तरह का लीडरशिप का काम। ठीक है जी। किसी भी तरह का लीडरशिप का काम, कंस्ट्रक्शन का काम। जॉब वैसे तो करते नहीं है, इनका जॉब में उतना अच्छा चलता नहीं है। अगर ये जॉब भी करते हैं तो वहां पर भी आपको टॉप पोजीशन पे दिखेंगे, वर्टिकल हेड होंगे, वहां पर भी टीम लीडिंग का काम करेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, मेडिसिन से रिलेटेड काम, पॉलिटिशियन, रियल स्टेट। ठीक है जी। ये इनका वर्क रहता है 1 नंबर का। ठीक है जी, 1 नंबर का कंप्लीट हो गया हमारा। आपने सब कुछ लिख लिया। जर्नल क्वालिटी जी, क्वालिटीज, स्वोट एनालिसिस हमने किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। वो किस तरह के प्रोफेशन में रहते हैं, क्या उनको हेल्थ इश्यू रहते हैं, क्या उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्या रेमेडीज रहती हैं। ठीक है जी। आप सबको समझ में आया आज की हमारा जो क्लास था? सबको यहाँ तक क्लियर है आई थिंक? ओके। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी। कल हम जो कल की क्लास होगी उसमें हम 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 और इतना ही हर एक नंबर के बारे में, जितनी आज हमने बात की है वो इतना ही हम बात करेंगे। ठीक है जी। डाउट सेशन भी हम कल रखेंगे, कल क्लास के लास्ट में हम डाउट सेशन करेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, समझा और आपने नोटिंग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रिकॉर्डिंग मैं आपको भिजवा देता हूँ। आप सबने आज हमारा जो सेशन ज्वाइन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत। कल इसी टाइम 10 बजे हम मिलेंगे वापस से, और आगे के जो नंबर हैं उनका हम स्वोट एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं जी।